और पिता तीनों की भूमिका अदा की। लालजी टंडन का राजनीतिक सफर साल 1960 में शुरू हुआ। टंडन 2 बार पार्षद चुने गए और 2 बार 1978 से 1984 तक और 1990 से 1996 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। इस दौरान 1991-92 की उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री भी रहे। उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लालजी टंडन को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई अहम प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है। 90 के दशक में प्रदेश में भाजपा और बसपा की गठबंधन सरकार बनाने में भी उनकी अहम भूमिका थी। लालजी टंडन 1996 से 2009 तक लगातार 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1997 में वो उत्तर प्रदेश की सरकार में नगर विकास मंत्री रहे। साल 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीति से दूर होने के बाद लखनऊ लोकसभा सीट खाली हो गई और विरासत के तौर पर लालजी टंडन ने लखनऊ लोकसभा सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल की और संसद पहुंचे। लालजी टंडन को साल 1918 में बिहार के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया। लालजी टंडन को 11 जून को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति, सूझबूझ और संगठन क्षमता के लिए लालजी टंडन को हमेशा याद किया जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए टंडन जी की राजनीतिक जीवन यात्रा को याद किया। उन्होंने टंडन जी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के निकटतम संबंधों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय टंडन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि श्री टंडन को लोकप्रिय राजनेता, कुशल प्रशासक और वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ के विकास के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वे अविस्मरणीय है। उनके निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है। प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। टंडन जी का आज आकस्मिक निधन हुआ है। श्री टंडन जी के निधन पर मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्री टंडन जी लोकप्रिय जननेता, कुशल प्रशासक और वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं। लखनऊ के तो वे प्राण ही थे। लखनऊ के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह अविस्मरणीय है। देश और समाज के लिए उनकी सेवाओं के लिए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लालजी टंडन के निधन पर प्रदेश सरकार के मंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। टंडन जी के हम लोगों के बीच न रहने से मैं ये मानता हूं कि मेरी एक व्यक्तिगत क्षति हुई, क्योंकि मेरे लिए तो वह एक संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। जहां तक पार्टी के योगदान का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को एक ऊंचाई देने में टंडन जी का बहुत बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, हमारे मार्गदर्शक, राष्ट्रवादी विचारक, मौलिक चिंतक, कुशल संगठक और सफल प्रशासक श्रद्धेय बाबूजी नहीं रहे। ऐसा लग रहा है जैसे मध्य प्रदेश सुना हो गया। वो मध्य प्रदेश के केवल राज्यपाल नहीं, मुखिया थे। उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। देश के बहुत बड़े नेता और हम लोगों के अभिभावक, गार्जियन
हम लोगों को उंगली पकड़कर उन्होंने खिलाया है। इस अवसर पर हमारे पास उनकी स्मृति में कोई शब्द नहीं है। हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और ये भारतीय राजनीति और समाज जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। उसको लेकर हमारा पूरा परिवार बहुत आहत है। लालजी टंडन जी एक तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक के रूप में अनेक वर्षों से जो है उनका संरक्षण प्राप्त था। लखनऊ के ग्रास रूट पर उन्होंने जमीन से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से होते हुए भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके न रहने से भारतीय जनता पार्टी संगठन को भी क्षति हुई है और हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से अपूर्णीय क्षति हुई है। उनका नेतृत्व ऐसा था, उनका प्यार ऐसा था। उन्होंने कई युवाओं को पार्टी के अंदर खड़ा किया और मैं इतना ही कहूँगा कि सही माने में एक आज हमने अपना भीष्म पितामह खो दिया है और इसका बड़ा दुख भी है। लेकिन इतना ही कह सकते हैं उनकी श्रद्धांजलि में कि उनके जो मार्गदर्शन रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग सब लोग चलते रहेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत किया उसी प्रकार से हम लोग लगे रहेंगे। लखनऊ के साथ साथ पूरे प्रदेश की सेवा की। प्रत्येक जो कार्यकर्ता था, प्रत्येक लखनऊ का जो नागरिक था, उनको अपने परिवार का सदस्य मानता था, अभिभावक मानता था। आज हम सब बेहद दुखी हैं। हमारे बीच से अभिभावक के रूप आदरणीय बाबूजी चले गए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और जो शोक संतप्त परिवार है उसको इतनी ताकत दें कि वो इस दुख को सहन कर सके। कहने के लिए कोई शब्द तो है नहीं, लेकिन जो हानि हुई है सिर्फ संगठन को ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश, पूरे देश भर को जो एक जो हानि हुई है उसकी भरपाई करना मुश्किल है। उसकी भरपाई नहीं हो सकती। हर शख्स उनसे मोहब्बत करता था। जो एक बार लालजी टंडन जी से मिल लेता था वो उनका गिरविदा हो जाता था, वो उनके करीब जाने की कोशिश करता था। उनके अंदर कोई ऐसी नहीं थी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी उनके अंदर ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो बांटने का काम नहीं करते थे, जोड़ने का काम करते थे। आज टंडन जी के इंतकाल से जितना बड़ा नुकसान हुआ है शायद लखनऊ कभी इसको पूरा नहीं कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोविड-19 के मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के ओएसी राजेश भूषण ने बताया है कि देश में प्रतिदिन 10 लाख जनसंख्या पर 180 टेस्टिंग हो रही है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कर पॉजिटिविटी रेट के पहले चरण में 10% और अगले 5% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। 80 टेस्ट पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन कर रहे हैं। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो पर मिलियन टेस्ट का मापदंड है इसको पॉजिटिविटी के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। केवल टेस्ट कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। आपको ये टेस्ट इस स्तर पर 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख पॉपुलेशन करने हैं ताकि आपकी पॉजिटिविटी घटकर 10% पर आ जाए पहले चरण में, और जारी रखना है इस स्तर की टेस्टिंग को ताकि आपकी पॉजिटिविटी घटकर 5% या उससे कम हो जाए। सो दैट इज द अल्टीमेट एम। दिल्ली में हुए सीरो सर्वे की रिपोर्ट आ गई है। एनसीडीसी के निदेशक सुजीत कुमार सिंह ने बताया है कि दिल्ली की 22.86% जनसंख्या इस महामारी के प्रकोप में आ चुकी है। इनमें एंटीबॉडी विकसित हो चुके हैं। दिल्ली के 11 जिलों में से 8 जिलों में 20% से अधिक लोग प्रभावित हैं। दिल्ली में जिनका सीरो प्रेवलेंस 20% से ज्यादा आया है। इसमें सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करें तो हमारी डिस्ट्रिक्ट आती है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद हमारी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है और शाहदरा डिस्ट्रिक्ट है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है काफी 27% के आसपास इनमें प्रेवलेंस मिला है। मतलब ये हमको इंगित करते हैं कि यहाँ पर वायरस का एक्सपोजर यहाँ की पॉपुलेशन को 27% पॉपुलेशन को ऑलरेडी तकरीबन हो चुका है। तो हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन 22.86% ही आज की तारीख में इससे एक्सपोजर हुआ है या संक्रमित हम उसको मान सकते हैं। 77% आबादी हमारी दिल्ली की आज भी वल्नरेबल है। नीति आयोग के सदस्य वी.के. पाल ने बताया कि एम्स के सहयोग से देश के सभी डॉक्टरों के बीच कोरोना इलाज संबंधी नई जानकारियां और निर्देश को साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नीति आयोग के साथ मिलकर एक नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स ऑन कोविड-19 का एक प्रोग्राम शुरू करना है कल से, जिसमें कि उम्मीद यह है कि उस रिमोट और वीडियो सिस्टम के साथ आउटरीच जो होगा वो हम उम्मीद करते हैं कि हर डॉक्टर जो जहां भी है हमारे देश में, बड़े शहर में, छोटे शहर में, कस्बे में, जहां भी वो काम कर रहे हैं, उनका जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है कोविड-19 की, सीरियस मरीजों की, वो हम उनके सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बदलती रहती है। इसलिए एक प्रक्रिया चालू कर रहे हैं कि हम नेशनल ग्रैंड राउंड्स करेंगे, क्लिनिकल बातें करेंगे, और वो जो एक्सेस है वो बड़ी आसानी से हो सकती है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से देश जूझ रहा है। कोरोना से संक्रमित हो रहे लोगों की बढ़ती संख्या कई लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर 2 से 3 के बीच है, जो लगातार घट रही है। इसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस से संक्रमित ज़्यादातर लोगों का ठीक हो जाना। कुछ ऐसी ही कोरोना वायरस की वेबिनार के जरिए मुलाकात की सूचना प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय संपर्क कार्यालय अलीगढ़ ने। वेबिनार के दौरान एडीजी आरपी सरोज ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़कर जीते जांबाजों के अनुभव से लोगों को हौसला मिलेगा और देश इस लड़ाई को जीतने में कामयाब होगा। सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग चतुर्वेदी और सरकारी शिक्षक रईस पाल सिंह ने भी एहतियात बरतने की सलाह दी। इस मौके पर पत्रकार मानव यादव और आईटी प्रोफेशनल मनीष कुमार ने ठीक हो चुके कोरोना मरीजों से प्लाज्मा भी डोनेट करने की अपील की और खुद भी प्लाज्मा दान किया। कार्यक्रम के अंत में आरओबी लखनऊ के डिप्टी डायरेक्टर श्री सुनील कुमार शुक्ल ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स के अनुभव से समाज में फैल रहा भय कम होगा और जागरूकता आएगी। कोविड-19 दौर में सोशल मीडिया संभावनाएं और चुनौतियां विषय पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की फील्ड आउटरीच ब्यूरो की झांसी इकाई द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वैश्विक महामारी दौर में फैक्ट चेकिंग, कोरोना वायरस से जुड़ी झूठी खबरों से बचने और कोरोना काल में खुद को सुरक्षित रखने के उपायों को लेकर वेबिनार का आयोजन काफ़ी सार्थक और सफल रहा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे। इस वेबिनार में विशेषज्ञ और मुख्य वक्ता के रूप में मीडिया विश्लेषक अनिल चमड़िया ने लोगों को अहम जानकारियां दी और सूचना प्रसारण मंत्रालय के एडीजी आरपी सरोज ने वायरल खबरों की बिना पुष्टि किए खबरों को फॉरवर्ड न करने की बात कही। वहीं उप निदेशक आरओबी सुनील शुक्ला ने बताया कि इस वेबिनार में एक्सपर्ट के पैनल के साथ कई शहरों से लोग जुटे। इस वेबिनार में एक्सपर्ट के हवाले से ये जानने की कोशिश की गई कि लॉकडाउन के बाद चल रही अनलॉक की प्रक्रिया में खुद को कैसे संक्रमण से बचाए और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ से कैसे बचा जाए और लोगों को कोरोना से झूठी और भ्रामक खबरों से बचने के उपाय भी बताए गए। आरओबी लखनऊ के सहयोग से ये कोविड-19 के दौर में सोशल मीडिया की जो भूमिका है उस संबंध में संभावनाएं और चुनौतियां, इस विषय पर ये वेबिनार का आयोजन किया गया और इसमें हमारे जो आरओबी, पीआईबी और दूरदर्शन न्यूज़ के एडीजी साहब श्री आरपी सरोज और आरओबी के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं श्री सुनील कुमार शुक्ल जी ने हमारा उत्साहवर्धन किया। उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया और हमारे मुख्य वक्ता श्री अनिल कुमार चमड़िया जी, उन्होंने अपनी बहुत ही विस्तार से इस पूरी बातों में पूरी चर्चा की और इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की और उसमें कुछ लोगों ने अपने प्रश्न भी रखे, जिसका बहुत ही अच्छे तरीके से चमड़िया जी ने जवाब दिया और आगे भी एफओबी झांसी ऐसे कार्यक्रम कराती रहेगी। बाराबंकी जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रभाव से क्षेत्रवासियों को बचाने के लिए जनपद में मसौरी ब्लॉक की चंदवारा पंचायत की ग्राम प्रधान प्रकाशिनी जायसवाल ने पंचायत कार्यालय में मास्क और साबुन बैंक की स्थापना कर सराहनीय पहल की है। पंचायत कार्यालय में खुले इस बैंक से मनरेगा श्रमिकों, निराश्रित और बीपीएल परिवारों को निःशुल्क मास्क और साबुन का वितरण किया जा रहा है। इस बैंक में जमा की उपलब्धता ग्राम प्रधान ने स्वयं के संसाधनों और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने साबुन उपलब्ध कराए हैं। प्रधान प्रकाशिनी जायसवाल के विकासोन्मुख सोच के चलते पंचायत का लगातार तीसरी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। इसके साथ ही नानाजी देशमुख पुरस्कार के लिए पंचायत का चयन हुआ है।
मास्क और साबुन बैंक खोल कर एक नई पहल की है। इसको हम BPL कार्ड धारकों और मनरेगा श्रमिकों को और निराश्रित परिवारों को, मजदूरों को दिया जाएगा, जिसमें मास्क हमने अपनी आय से समूह की महिलाओं से बनवाए हैं, उनको एक रोज़गार मिल सके। और साबुन हिंदुस्तान यूनिलीवर के माध्यम से प्राप्त किया है, जिनका हम धन्यवाद देते हैं। और ये हमने बैंक शुरुआत करके प्रदेश में नई अनोखी पहल की है और हमको लगता है कि ये प्रदेश में पहला बैंक होगा। अभी तो हम जो है 4000 मास्क और 5000 साबुन मंगवाए हैं, जो सप्ताह में निःशुल्क वितरण किया जाएगा मनरेगा मजदूरों को और जो है इसी तरह लोगों को। से हूँ मेरे गांव के प्रधान प्रकाशनी जायसवाल ने मास्क निःशुल्क वितरण करके बहुत ही अच्छा काम किया, जिससे कि आम जनता जो गरीब थी, मनरेगा मजदूरों को भी इसका लाभ पहुंचा और इसका प्रयोग करना भी वो समझ गए। आज हम साबुन और मास्क का प्रयोग बराबर कर रहे हैं। साबुन का दिन में 5 बार यूज़ करके अपने हाथों को साफ रख रहे हैं और मास्क जब भी बाहर निकलते हैं मास्क का प्रयोग करते हैं। मास्क बिना लगाए बाहर निकलते नहीं, जिससे कि हम आज इस महामारी से बचने का बहुत ही सर्वोत्तम उपाय हमें प्रधान जी से प्राप्त हुआ। ये मास्क और साबुन ये है हमारे गांव के प्रधान जी ने गांव में बंटवाया और हम लोगों को दिया और समझाया कि इससे हाथ धो लो, मास्क कहीं भी जाओ इसको यूज़ करो, लगाओ। हाँ, इससे अच्छी बात है, बीमारी दूर रहेगी। लखनऊ में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री के आदेश के बाद लखनऊ के पुलिस कमिश्नर लखनऊ में किए गए 4 लॉकडाउन थाना क्षेत्रों का दौरा करने निकले। उन्होंने यहां पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी की जांच की और इलाके की हॉटस्पॉट क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने दौरे के बाद कहा कि लोग अच्छी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और अपने अपने घर में रह रहे हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों की तारीफ करते हुए कहा कि सभी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और जगह जगह बैरिकेडिंग करके लोगों की जांच भी की जा रही है। मैं ये देखना चाह रहा था कि कैसी व्यवस्था है। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा इस एरिया के रेजिडेंट का। एक आदमी नहीं दिख रहा है। पुलिस सभी मास्क पहनी हुई है, फेस शील्ड पहनी हुई है, ग्लव्स पहनी हुई है, तो अपने को भी बचाकर कार्य कर रही है। बैरिकेडिंग बहुत अच्छी है। एक बड़ी अच्छी चीज़ जो देखने को मिली, जो नया सिस्टम शुरू किया गया है, जगह जगह जो पुलिस ने लगवाया हुआ है पब्लिक एड्रेस सिस्टम को, और एक मिला जो मोबाइल वैन हमने बनाया हुआ है, ई रिक्शा पे अनाउंस करवा रहे हैं, पर उसका असर बहुत दिख रहा है। एक भी आदमी नहीं दिख रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं उम्मीद करूंगा और लोगों से अपील भी करूंगा कि इसे बनाएं। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन की प्रतीक्षा केवल साधु संत ही नहीं बल्कि रामनगरी के निवासी सभी धर्मों के लोग कर रहे हैं। सभी का मानना है कि रामनगरी में भव्य मंदिर निर्माण से यहां का विकास होगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मुस्लिम समाज के लोग भी उत्साहित हैं। दूसरी ओर बाबरी मस्जिद के पक्षकार है इकबाल अंसारी ने पीएम मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री अयोध्या आएं और राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द शुरू करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया था, जिसके बाद से ही साधु संतों, राम भक्तों के साथ साथ हमारी भी यही इच्छा है कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो। गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड के महंत ज्ञानी गुरुजीत सिंह ने कहा कि हम लोग की प्रबल इच्छा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएं और भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो हम प्रधानमंत्री मोदी से भी जरूर मिलेंगे और उन्होंने जो राम जन्मभूमि मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया है उसके लिए धन्यवाद देंगे। हम लोगों ने अपने समाज को लेकर, मुस्लिम समाज को लेकर के, मैंने राम मंदिर का मुहिम कई वर्षों से जो चलाया था, देख लीजिए आज उसका फैसला भी आया और आज वो भी दिन आ गया है। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी अयोध्या की धरती पे आ रहे हैं और हम सब मुस्लिम समाज के लोग इतना उत्साहित हैं उनका स्वागत करने के लिए। और हम लोग जैसे ही शिला पूजन हो जाएगा, और मैंने जो पहले कहा था कि हम लाखों मुस्लिम को लेकर के राम मंदिर निर्माण में कार्य सेवा करूंगा, तो आज हमारा मुस्लिम समाज देश के कोने कोने से, अयोध्या का तो मुस्लिम हमारा तैयार ही है, अब तो देश के कोने कोने से भी मुस्लिम हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी आवेंगे तो अयोध्या का एक गौरव भी बढ़ेगा। जो लोग जो है मांग कर रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आवे, हम भी करेंगे उनका स्वागत।
हम ये चाहते हैं कि ये देश में एक ऐसा विवाद था मंदिर मस्जिद का, वो 9 नवंबर को ख़त्म हो चुका है। अब इस पर राजनीति करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अब निर्माण चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी आवें और इसका शिलान्यास करें और मंदिर का काम शुरू हो। मंत्री मोदी जी का तो बहुत बहुत आभार है, स्वागत है अयोध्या की धरती पे, जो उन्होंने कृपा किया है पूरी अवध भूमि के लिए और सनातन धर्म के लिए। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने शुभ कर्म से देश के लिए और मंदिर के लिए कार्य किया है और मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया है, तो उस प्रक्रिया में तो हमारी बड़ी इच्छा है कि उनका भव्य स्वागत किया जाए। भरतपुर के राजा मानसिंह हत्याकांड में मथुरा की एक अदालत ने 18 में से 11 आरोपियों पर दोष सिद्ध पाया है। 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। अन्य 3 आरोपियों की पूर्व में मौत हो चुकी है। वहीं एक आरोपी को अदालत पूर्व में बरी कर चुकी है। जिन 11 आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ है उनमें डीएसपी कान सिंह भाटी भी शामिल हैं। इन 11 दोषियों को सजा अदालत बुधवार को सुनाएगी। करीब 35 वर्ष पूर्व भरतपुर के डीग में राजा मानसिंह सहित 3 लोगों की पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या करने का आरोप था। इस मामले की सुनवाई मथुरा की एक अदालत में की जा रही थी। प्रवासी मजदूरों को अपने पैर पर खड़े होने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए रेलवे निधि कदम उठा रही है। रेलवे बोर्ड भारत सरकार के दिशा निर्देश पर प्रयागराज उत्तर मध्य रेलवे के द्वारा प्रवासी मजदूरों को काम दिया जा रहा है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधर सके। काम पर लगे मजदूरों का कहना है कि उन्हें काम मिलने से खुशी है। उत्तर मध्य रेलवे के द्वारा किए गए इस प्रयास पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके बधाई दी है। उत्तर मध्य रेलवे के द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए पूरे जोन में 125 स्थानों पर उनकी कार्यकुशलता के आधार पर रोजगार दिया जा रहा है। प्रयागराज परिक्षेत्र सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन और प्रयागराज जंक्शन पर वॉशिंग लाइन बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया गया है। काम करने को मिल रहा है बराबर, यही फायदा है कि आदमी भूखों नहीं मर सकता। अब हम लोग काम कर ही रहे हैं, उसके लिए तो और कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि अपना रोजी रोटी चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। और हम लोग मतलब नोएडा में थे सर, वहाँ काम धंधा बंद हो गया लॉकडाउन कारण, तो यहाँ आए तो काम मिला सर जी, और हम ले यहाँ अच्छे से काम कर रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है। लॉकडाउन के बाद जब से अच्छा लग रहा है, काम कर रहे हैं, 400 रुपये मिल रहा है पगार। ठीक है, हम लोग को बाहर से आए थे, अभी गाँव में काम वाम नहीं है, अभी यहाँ सही है। प्रयागराज की अगर मैं बात करूं तो अभी फ़िलहाल 2 साइट्स पे काम चल रहा है। एक प्रयागराज में वॉशिंग लाइन बन रही है और एक सूबेदारगंज में वॉशिंग लाइन बन रही है, जिसमें इनको काम दिया गया है। और दूसरा जो व्यापक कार्य देने की एक योजना है, उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। उन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने प्रत्येक प्रोजेक्ट को जो भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है उसमें डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को सैंक्शन करने के लिए भेजा गया है। जब वो वर्क मनरेगा के तहत स्वीकृत हो जाएगा तो उसमें काम करा दिया जाएगा। कोरोना काल में उद्योग धंधों की सुस्त हुई रफ्तार के चलते लाखों लोग बेरोजगार होकर अपने घरों को वापस लौट आए हैं। ऐसे में वापस लौटे लोगों के सामने उनकी बेरोजगारी समस्या न बने, इसको लेकर सरकार द्वारा प्रदेश के हर शहर गांव में मनरेगा का कार्य शुरू कराकर श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। मुरादाबाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत 584 ग्राम पंचायतों में सड़क निर्माण, तालाब खुदाई, नाला खुदाई, झील सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों के जरिए 72,000 से अधिक श्रमिकों को एक दिन में रोजगार देकर लक्ष्य बनाया गया है। वहीं श्रमिक भी कोरोना संकट के दौर में मुश्किल हालात में उनके गांव में काम मिलने से बहुत अधिक खुश हैं। संत कबीरनगर पूर्वांचल में भारी वर्षा के कारण सारी नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण मेदावल तहसील की काफी भूभाग से गुजरती हुई आमी नदी इस समय विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिसके कारण नदी से लगे हुए सैकड़ों गांवों की फसल बाढ़ के पानी में डूब गई है, जिसको लेकर ग्रामीण चिंतित हैं। वहीं दर्जनों ऐसे गांव हैं जिनमें संपर्क मार्ग टूट चुके हैं, जिनके आने जाने का मात्र एक सहारा नाव ही है। बारिश के कारण गांव के अंदर दर्जनों कच्चे मकान भी गिर गए हैं, जिससे इन ग्रामीणों को इस बारिश के समय में मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सब्जियों की फसलों को बाढ़ के कारण खासा नुकसान उठाना पड़ा है। गांव पानी से घिर जाने के कारण जहरीले सांपों का भी खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से ये मांग की है कि उनके संकट के समय में जिला प्रशासन मदद करे। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
प्रदेश सरकार ने शर्तों के साथ होम आइसोलेशन को दी मंजूरी। बीमारी को छिपा रहे लोगों से संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने उठाए कदम। प्रदेश सरकार का संक्रमण से बचाव के जागरूकता पर जोर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता लालजी टंडन का लखनऊ में हुआ अंतिम संस्कार। लंबे समय से थे बीमार। प्रदेश सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित अनेक राजनीतिक दलों के लोगों ने लालजी टंडन के निधन पर जताया गहरा शोक। संत कबीरनगर में आमी नदी के उफान से सैकड़ों गांव हुए जलमग्न। दर्जनों गांव से संपर्क टूटा। उधर श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी भी खतरे के निशान से है ऊपर। बाढ़ के कहर से फसलें खराब। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। Munni, where are you? Munni! They built their house with technical guidance. That's what saved them today. Otherwise, find out your earthquake zone and seek guidance from a structural engineer. You are safe if your house is safe. Always ensuring your safety. NDMA. Carelessness while building a house can prove costly at the time of an earthquake. To avoid any cracks due to an earthquake in a house made of bricks and stones, apply seismic bands at lintel and plinth level, and for houses in zone 5 at sill level also, fix steel bars at every corner and joint. You are safe if your house is safe. Always ensuring your safety. NDMA.